नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर लिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सिंह धामी से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल की स्थगित, 5 मांगों पर बनी सहमति, बाकियों पर भी हल निकालने का सीएम ने दिया आश्वासन। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज फिर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। लक्सर में पदयात्रा में शामिल हुए हरीश रावत, केंद्र सरकार पर लगाए जमकर आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक गायिका माया उपाध्याय को बनाया अपना सांस्कृतिक सलाहकार। लोक कलाकारों के बूते 2022 का चुनाव जीतने की तैयारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान मांगों पर विस्तार से चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। जल्द ही सभी मांगों पर हल निकाल लिया जाएगा। सीएम से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है।
लक्सर के खानपुर विधानसभा में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई नेता और तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क तुगलकपुर से खानपुर बाजार तक बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हरीश रावत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कई सियासी हमले भी केंद्र सरकार पर हरीश रावत करते नजर आए। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस अब नई रणनीति को अपनाएगी। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इस बात का फैसला हरिद्वार में चल रही प्रियंका राहुल गांधी सेना के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन में लिया गया। इसके साथ ही कई राज्यों से आए प्रदेश प्रभारियों ने भी गंगा किनारे ये शपथ ली कि पूरे देश में कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगजीत शर्मा ने इस दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हरिद्वार दौरे को लेकर भी खूब सियासी तंज कसे। अरविंद केजरीवाल तो बहुत झूठा है, मक्कार है, भेड़िया है। सत्ता के लालच में अब दिल्ली लूट ली, दिल्ली बर्बाद कर दी है। वहाँ बुरा आलम दिल्ली में रहते हैं। कहता है कि बहनों के लिए टिकट फ्री है, पर बहनें समझ लो आपके भाई से, आपके पिता से, आपके दोस्तों से, आपके पड़ोसियों से सबसे 2 गुना पैसे ले रहा है। कुछ नहीं होगा, वो अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो दुनिया में वो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सस्ती बिजली दी एंड वी आर डूइंग इट ग्रेट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं। अब वो हर पार्टी अपना काम करती है, हम अपना काम करें, लेकिन हमें भरोसा है इस बार हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका माया उपाध्याय को अपना सांस्कृतिक सलाहकार बनाया है। यही नहीं, माया उपाध्याय ने आगामी चुनावों के मद्देनजर हरीश रावत के लिए गाना भी बनाया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस गाने के बोल हरदा आना दोबारा से शुरू होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में डटे रहने के लिए और अपनी व्यक्तिगत पहचान को धार देने के लिए अब लोक गायकों का सहारा भी लेने में सियासी दल जुट गए हैं। जैसा कि योजना चलाई जा रही है माननीय हरीश रावत जी द्वारा उत्तराखंडियत, उसी को बात की जाए उत्तराखंडियत तो उत्तराखंडियत हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान है ना, ये सभी है। इसी को बचाने के लिए और इसी को जो ये मैसेज है सभी को जन जन तक गिवन करना है, खासतौर पे जो यंग पीढ़ी है उसके लिए, क्योंकि जब तक वो इस चीज के लिए अवगत नहीं होगी तब तक हमारी चीजें दबी ही रह जाएंगी। उनके शासनकाल में भी उन्होंने इसी चीज को बोला और उनके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। गुजरते वक्त के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का वक्त भी करीब आ रहा है। चुनावी राजनीति में वैसे तो कई मुद्दों पर इन दिनों सियासत हो रही है, लेकिन राज्य में राजनीतिक पार्टियों का फोकस दलित वोट बैंक पर कुछ ज्यादा ही है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव कोई भी हो, दलित वोट बैंक को लेकर सियासी दलों का फोकस कुछ ज्यादा ही रहता है। बात उत्तराखंड राज्य की करें तो साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 13 आरक्षित दलित सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन इस बार की राजनीति के पन्ने पलट चुके हैं। यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद से बीजेपी के पास गया दलित वोट बैंक कांग्रेस के पाले में खिसक गया है। तराई में यशपाल आर्य की अच्छी खासी मजबूत पकड़ है, जिसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हालांकि बीजेपी इसको चुनौती के तौर पर नहीं देख रही। बीजेपी का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो और ज्यादा सीटों पर छलांग लगाएगी। आज हमारे पास कुल मिलाकर के 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और आने वाले समय में भी 2022 का चुनाव है, उसमें हमारे जो सम्मेलन अब हो रहे हैं, सम्मेलन होंगे जगह जगह पर, हमारे जिलों के अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्मेलन होंगे। उसके माध्यम से हम उनको अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करें वो उसके बारे में भी कहेंगे, हमारे नेता लोग आएंगे। और अब उनको समझ में भी आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। उत्तराखंड में दलित आबादी 18.50% से अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिसकी संख्या तकरीबन 19 लाख के करीब है। उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.15 लाख के करीब है, जबकि मैदानी 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यह आबादी 9 लाख के करीब है। अकेले हरिद्वार में दलित वर्ग 4 लाख से ज्यादा निवास करता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले सियासी दलों में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दलित वोट बैंक के राजनीति समीकरण 2022 में किस करवट बैठेंगे,
ये तो वक्त ही तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में परिसंपत्तियों पर जश्न और जंग अब एक साथ हो रही है, जहां एक तरफ राज्य सरकार का दावा है कि पिछले 21 सालों से लंबित विवादों को सुलझा लिया गया है, वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस न सिर्फ सरकार के दावों को खारिज कर रही है, बल्कि उत्तराखंड के हितों को बेच देने का गंभीर आरोप भी लगा रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कोशिशें पिछले 21 सालों में परवान नहीं चढ़ पाई। हालांकि अब धामी सरकार का दावा है कि ये विवाद सुलझा लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हाल ही में लखनऊ के दौरे पर थे और इसी दौरान उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद धामी सरकार ने दावा किया कि सभी परिसंपत्ति विवाद न सिर्फ सुलझा लिए गए हैं, बल्कि यूपी ने बतौर बड़े भाई उत्तराखंड को पूरा सहयोग किया है। सरकार की तरफ से दी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल का लोकार्पण दिसंबर में होगा और उसी दौरान ये उत्तराखंड को मिल जाएगा। किच्छा में बस यूपी के सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि उत्तराखंड को दी जाएगी। यूपी का वन विभाग उत्तराखंड के बकाये 90 करोड़ का तत्काल भुगतान करेगा। यूपी परिवहन निगम उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपए देगा। इन फैसलों के साथ कई और फैसले भी लिए गए हैं। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर अदालतों में चल रहे विवादों को वापस लेने पर भी सहमति बनी है। हालांकि एक बारगी ये फैसले उत्तराखंड के हक में लगते हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ फैसलों को लेकर सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस की माने तो अदालतों में चल रहे मुकदमों को वापस लेने का मतलब टिहरी बांध का स्वामित्व उत्तर प्रदेश को सौंप देना होगा, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच इसको लेकर मुकदमा जारी है। वहीं जलाशयों की मरम्मत का काम यूपी को देने और पर्यटन गतिविधियों की अनुमति यूपी से लेने के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने इन जलाशयों पर यूपी का स्वामित्व स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड के न केवल वर्तमान अधिकारों को उत्तर प्रदेश को सेल आउट कर दिया गया है, भेज दिया गया है, बल्कि भावी अधिकारों को भी, जो जल को लेकर के सदियों तक चलेंगे, उनको भी भेज दिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने राज्यों के हितों को के वकील होते हैं, उनको लेकर के बात करते हैं। और इस बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं यूपी से परिसंपत्ति विवाद के मसले पर बैठक कर लौटने के बाद देहरादून में सीएम धामी का विजय जुलूस निकाला गया, लेकिन हैरानी ये भी है कि सीएम धामी ने हरीश रावत के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अब देखिए, जहाँ तक मैं उनकी बात करना नहीं चाहता हूँ, जिनकी पार्टी ने स्वयं को उनको ही अभी तक नेता ही नहीं माना है, तो उनके बारे में हम जवाब नहीं देंगे जब कांग्रेस पार्टी पूछेगी। लेकिन अगर बात टिहरी जैसे बांध के स्वामित्व को लेकर हो या मुख्य विपक्षी दल इसे लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पर ले, तो मसला गंभीर हो जाता है। सहयोगी मनीष डंगवाल और अरविंद कुमार के साथ आशीष तिवारी, टाइम टीवी, देहरादून। वैसे आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाने की वाहवाही मौजूदा बीजेपी सरकार 2 बार लूट चुकी है। पिछले लगभग 5 सालों के दौरान 2 बार आधिकारिक रूप से ये बताया गया है कि विवाद सुलझा लिया गया है। बस अंतर इतना रहा कि दोनों दावों के दौरान मुख्यमंत्री अलग रहे। उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के विवाद के सुलझाए जाने को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में 2 बार आधिकारिक रूप से दावे कर चुकी है। पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में ये दावा किया गया। 28 जून 2018 को उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी सूचना में बताया गया कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच हुई बैठक न सिर्फ सार्थक रही, बल्कि कई मसलों पर सहमति भी बनी। इसके बाद फिर 18 नवंबर 2021 को आधिकारिक सूचना के अनुसार अलग अलग विवादों के सुलझा लिए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन 2018 में जहां सरकार ने 75 और 25 के अनुपात में बंटवारे का फॉर्मूला तय किया था, तो 2021 के दावों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया।
2021 में एक तरफ सभी मसलों को सुलझाने का दावा है तो दूसरी तरफ संपत्तियों के सर्वे का जिक्र भी है। ऐसे में सर्वे की औपचारिकता बची ही है तो विवाद को सुलझा हुआ कैसा माना जाए। अदालतों में चल रहे मुकदमों की वापसी के बाद टिहरी बांध पर किसका स्वामित्व होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से बने सिंचाई विभाग के जलाशयों पर किसका स्वामित्व होगा, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाने का दावा कर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सवालों के जवाब जल्द मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल को वापस लेने के फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर है, तो वहीं किसान बहुल्य विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। माना जा रहा था कि कृषि कानून को लेकर किसान काफी नाराज थे और तराई वाले इलाकों में माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, लेकिन अब कृषि कानून वापस होने से तराई वाले इलाकों की विधानसभा सीटों पर क्या प्रभाव हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में कई विधानसभा सीट किसान बहुल्य है, जिसमें उधम सिंह नगर की जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटेमा, इसके साथ ही नैनीताल जिले की लालकुआ, कालाडूंगी और रामनगर विधानसभा सीट शामिल है। कृषि कानून लाए जाने के बाद इन सभी इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे थे। सबसे ज्यादा विरोध बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, रुद्रपुर वाले इलाकों में हुआ, जिसके चलते सीटों पर भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। किसान कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अब कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भाजपा अपने आप को इन सीटों पर मजबूत मान रही है। 7 साल से देश में मोदी जी की सरकार चल रही है और लगातार सरकार किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। देखिए, जो भी एक्ट लागू होता है वो जनता के लिए होता है और किसानों के लिए वो एक्ट लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सरकार और संगठन के द्वारा कुछ किसान नेताओं को और उनके किसानों को हम ये समझा पाने में नाकामयाब रहे और इस कारण पिछले लगातार 1 साल से ऊपर किसानों का जो विरोध था और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का कल प्रकाश पर्व पर बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि वो किसान बिल वापस लिया गया है। और जहाँ तक बात की आपने कि हर निर्णय के प्लस और माइनस होते हैं और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से किसान हमारे विरोध में थे और कहीं ना कहीं तराई की सीटों पर हमें लाभ जरूर मिलेगा। वहीं अब कांग्रेस ने कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता इंदु मान का कहना है कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून वापस लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले दिनों आए चुनाव परिणाम के चलते केंद्र सरकार बुरी तरह से घबरा गई थी। किसानों के जो भुगतान है वो बहुत लंबित पड़े हुए हैं। पूरे उत्तराखंड में अभी तक 28 लाख का पड़ा हुआ है काशीपुर का शुगर मिल का करना। तो जब तक ये इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा देश हमारा तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि देश की तरक्की गांव से। इनका उद्देश्य एकमात्र चुनाव जीतना होता है। जब हिमाचल में ये 4 सीट हारे तो पहली बार पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा 4-5 रुपया कम इन्होंने किया, खाली जनता को ये दिखाने के लिए। क्यों 7 साल में एक बार भी कम क्यों नहीं किया? पेट्रोलियम कितना नीचे विश्व पटल पे गया हुआ है, तो उसको आपने एक बार भी नहीं किया। लेकिन आपकी सत्ता जब डोली, हिमाचल में 4 सीट जब हार गए, तो आपने देखा कि अब कुछ थोड़ा सा दाना डालना पड़ेगा। लेकिन जनता को ये मूर्ख समझते हैं, जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद आम जनता का कहना है कि ये फैसला एक सोची समझी साजिश के तहत लिया गया है और अब किसान केंद्र सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी और बैकफुट में चली गई है। अगर वो शायद अड़ी रहती तो कुछ ऐसा लगता, देश में संदेश जाता कि वाकई ये देश हित में लिया गया फैसला है। लेकिन आज जिस तरीके से आनन फानन में प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को वापस लिया, उससे जनता को लगने लगा कि ये अपने हित में लिया हुआ फैसला था, ये किसानों के हित का फैसला नहीं था, ये देश के हित का फैसला नहीं था, ये चंद पूंजीपतियों के सुदृढ़ीकरण के लिए लिया गया फैसला था। और ये मैसेज पूरी तरह पब्लिक में जा चुका है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तराई में बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। कृषि कानूनों के बाद किसान लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से किसान बाहुल्य सीटों पर भाजपा खुद को कमजोर देख रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी खुद को किसान बाहुल्य सीटों पर मजबूत मान रही है।
ऐसे में अब देखना यही होगा कि तराई की 11 किसान बहुल्य सीटों पर कमल तेजी से खिलेगा या फिर कांग्रेस को किसानों के हाथ का साथ मिलेगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सिंघधामी से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल की स्थगित। 5 मांगों पर बनी सहमति। बाकियों पर भी हल निकालने का सीएम ने दिया आश्वासन। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज फिर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। लक्सर में पदयात्रा में शामिल हुए हरीश रावत। केंद्र सरकार पर लगाए जमकर आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक गायिका माया उपाध्याय को बनाया अपना सांस्कृतिक सलाहकार। लोक कलाकारों के बूते 2022 का चुनाव जीतने की तैयारी।